हेलो स्टूडेंट, तो अगली वीडियो में हम आज आपके सामने केमिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट आपके सामने आज पेश कर रहा हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो इस पहले सेट में आपको केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस आपके सामने जो पिछले कुछ वर्ष पहले पूछे जा चुके हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वहीं आपको सामने लेकर आया हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन को समझ में आएगा और आपके साथ सॉल्यूशन के साथ आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो चलते हैं बिना समय बिताते हुए पहले क्वेश्चंस पे। उसके बाद आपको बीच में हम डील कर देंगे क्या कैसे करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे आज का। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक। जैसे कि आप देखते हैं आपको पीरियोडिक टेबल में, तो जैसे जैसे एटम का जैसे जैसे मेटल का आपका परमाणु एटॉमिक बढ़ता जाता है, तो जैसे जो आपको उसका भार बढ़ता जाता है तो उसका गलनांक आपको जो होता है वो घटने लगता है, क्योंकि जो उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो बॉन्डिंग होती है वो कम होने लगती है। तो इसलिए वो आपको उसकी जो गलनांक होती है घटने लगती है। तो इसका आंसर है आपको बी ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है आपको कि परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी में किस ब्लॉक, बहुत ही तरीका है, 2-3 तरीका है। तो पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है, 55। तो हम आवर्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d10, 4p6 और आपको 5s2 और 5p6, 4d10, उसके बाद आपको 6s1। तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 2 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 30 30 36 36 2 38 38 6 44 44 10 45 44 10 55 और एक 55। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपको, 55 इलेक्ट्रॉन की संख्या क्वेश्चन दिया गया है, जिसका आपको परमाणु संख्या कितना है, 55 है। तो जो लास्ट जो अंतिम आपको इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है, आपको एस सब सेल में। तो ये कौन सी ब्लॉक में होगा, एस ब्लॉक में होगा, ब्लॉक में स्थित होगा। तो इसका एक और तरीका है आपको कि जैसे आप जानते हैं कि पहले पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि पहले जो पीरियड होते हैं 7 पीरियड होते हैं और 16 आपको सेल होते हैं। तो पहले पीरियड में आपको 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे पीरियड में 8, फिर तीसरे में भी 8, चौथे में 18, फिर पाँचवें में 18, फिर छठे में 32 ऐसे होते हैं। तो आप ऐसे भी करके आप काउंट करके कर सकते हैं। और एक आपको आसान सा तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी कौन से आपको बेस्ट लगता है उससे आप कर सकते हैं, और किससे जल्दी होता है उससे भी आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 5s2 के बाद 4d10 आएगा, उसके बाद 5p6 आएगा और उसके बाद 6s1 आएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपको, हैलाइड अयस्क का उदाहरण है।
तो ऑप्शन से आप इसको करना पड़ेगा और आपको इस बात को याद करना पड़ेगा हाइलाइट आयस्क का उदाहरण कौन सा है। तो गैलेना आपका होता है सल्फाइड का, जिसका फॉर्मूला होता है आपको HgS PbS, और बक्साइड Al2O3.H2O होता है। देखिए आप जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, उसका पहला ऑप्शन क्या है, आपको गैलेना है, गैलेना जिसका है PbS, और आपको बॉक्साइट है, बॉक्साइट आयस्क Al2O3.H2O। ये आपको जो गैलेना है सल्फाइड आयस्क है, और जो आपको बॉक्साइट है वो आपको ऑक्सीजन ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है। और सीने बार जो कि HgS है, आपको ये भी सल्फाइड आयस्क है। तो बचा लास्ट कौन सा, आपको डी ऑप्शन। तो आपको एक क्रायोलाइट Na3AlF6 क्रायोलाइट Na3AlF6, जिसमें आपको हाइलाइट जो है, आपको जो यहाँ फ्लोरीन दिख रहा है वो हाइलाइट आयस्क है। तो आपको इसका आंसर आपको डी ऑप्शन है। हाइलाइट आयस्क का उदाहरण कौन सा है, डी क्रायोलाइट। आपको हम इस क्वेश्चन में चारों आयस्क के नाम बता दिए हैं। और इस क्वेश्चन के अनुसार आप दूसरे कभी सेट में देखें कि गैलेना किसका आयस्क है, तो सल्फाइड आयस्क है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो आपको दूध है वो उसमें आपको इसका कोलोइड विलयन होता है दूध, और उसमें परिक्षेपित प्रवस्था वसा होता है, तथा आपको जो परिक्षेपित जल होती है। तो अब देखना है कि इसमें कौन सा होता है। जल में परिक्षेपित वसा, वसा में परिक्षेपित जल, तेल तो होता ही नहीं है, और डी ऑप्शन भी नहीं होगा, जल में परिक्षेपित तेल। तो हमको ए और बी में देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको जल में परिक्षेपित वसा। तो 34 का जो कि आज का चौथा क्वेश्चन है, उसमें आपको उसका आंसर ए है। अब अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस यौगिक का द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, कि बोल रहा है इस क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ नहीं है। तो इसका एक ट्रिक होता है आपको, जो इसका ट्रिक होता है, जो आपको पांचवा क्वेश्चन है आज का, कि जो हाइड्रोजन बंध होती है वो जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसमें हाइड्रोजन तो इसका आपको ट्रिक है, जो कि जो हाइड्रोजन एटम है वो किसके साथ संबंध में रह सकता है, आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, फोन। याद करने का क्या ट्रिक है, फोन से जो कनेक्ट है हाइड्रोजन उसको क्या बोलेंगे, उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी आपको। तो इसमें आप ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। पहला H2O ये तो है, फिर HF है, ये हाइड्रोजन जो आपको फ्लोरीन से कनेक्ट है, और एक आपको NH3 है, थर्ड ऑप्शन। तो ये भी आपको नाइट्रोजन से कनेक्ट है। और डी ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको कोई तीन के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको फ्लोरीन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, और हाइड्रोजन भी नहीं है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है। तो ये आपको ऑप्शन डी आंसर करेक्ट है, जिसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं परिवर्तित दिखाई दे रहा है। अब आपको अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, संकरण में होता है जो आपको, जैसे आपको
न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन जो आपको जो एटॉमिक बम जब बनता है तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि सारे अणु मिल के एक बड़ा सा परमाणु बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो बड़े एटम से अब टूट के छोटे छोटे इकाई बनते हैं उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो उसमें आपको परमाणु कक्षकों का योग होता है, न कि इलेक्ट्रॉन युग का योग होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कासन होता है और कक्षकों का विघटन होता है। तो इसका ऑप्शन आपको बी है, जो कि परमाणु कक्षकों का योग। परमाणु कक्षकों का योग होता है आपको न्यूक्लियर फ्यूजन में, और न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको परमाणु कक्षकों का अपघटन होता है, जो कि थोड़े मात्रा में टूट के छोटे छोटे इकाई बनते हैं बड़े इकाई से। तो इसका ऑप्शन आपको बी है। तो 7वां क्वेश्चन है आपको, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है। तो जो आपको कोवेलेंट बॉन्ड होती है, इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजन बंध, तो इलेक्ट्रॉन की साझा से आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई देती है। तो इसमें आपको जो बी ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, ये आपको करेक्ट आंसर है। जो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने, इसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है जो बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको आज का 8वां क्वेश्चन है। तो ये आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है। आठवां क्वेश्चन, धातु M के फास्फेट का सूत्र MPO4 इसमें नाइट्रेट का सूत्र होगा। तो आपको यहाँ देखना है कि जो फॉस्फेट है उस पे कितने चार्ज होते हैं। तो इसका जब MPO4 है तो जो मेटल पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये आपको -3 चार्ज होती है PO4 पे। तो मेटल पे कितना हो गया, +3 चार्ज, ये सॉरी -3। तो मेटल पे कितना है, +3 चार्ज है। तो हमको नाइट्रेट का भी देखना होगा कि नाइट्रेट ऐसे मेटल से जुड़ रहा है जिस मेटल पे आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे। तो MnO3 जो NO3 नाइट्रेट है, आपको उसकी जो चार्ज होती है -1 होती है। तो एक NO3 की -1। तो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 2 NO3 2 है और सी में 3 है। तो आपको पहले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है MnO3 जो कि -1 +1 है, और जो बी है MnO3 होल ट्वाइस, इसमें -2 चार्ज हो गया, क्योंकि एक पे -1 होता है, 2 को -2, तो ये +2 हो गया। और सी ऑप्शन जो है आपको MnO3 का थ्राइस है, तो -3 + 3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब अगले क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन चलते हैं। परमाणु के एक नाभिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो इसमें आपको प्रोटॉन आपको कौन खोज के थे, रदरफोर्ड ने 1911 में आपको गोल्ड स्मिथ के साथ खोज की थी, जिसको आप 1920 में आपको रदरफोर्ड खुद ने प्रोटॉन का नाम दिया था। इसका ऑप्शन सी है 9 क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन है आपको 10वां क्वेश्चन है कि खाली स्थान को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों में पाया जाता है। तो एक ऐसा ही एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन, उसमें आपको उसका परमाणु भार और परमाणु आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको बराबर होती है। जैसे कि 10वां क्वेश्चन है आपको 1H1, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन क्या होती है, प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, तो 1 - 1 क्या हो गया 0। तो इसमें न्यूट्रॉन 0 है। जो न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या वो आपके 0 है। तो हाइड्रोजन ऐसे ही एक एलिमेंट को छोड़कर आपको सारे एलिमेंट में आपको न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी है।
ये आपको टिपिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना होगा। आपको ये नहीं पूछेगा किसमें क्या है, आपको पूछेगा ऐसा क्वेश्चन कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो ऐसा आप ये सब क्वेश्चन आपको टिपिकल कहलाएंगे, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। अगले क्वेश्चन 11वें नंबर पर चलते हैं। विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने का कारण होता है? तो जो आपको इसका एक एक्सप्रेशन है CaCl2 प्लस H2O, जो आपको 11 नंबर क्वेश्चन है, तो ये क्या बनाता है? CaOH होल ट्वाइस प्लस H2O। फिर ये Cl2 प्लस H2 क्या बनाएगा आपको? HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो इसमें बोला है कि विरंजक चूर्ण का विरंजन गुण किसके मुक्त होने का कारण बनता है? तो जो इसमें मुक्त हो रहा है आपको क्या है? वो ऑक्सीजन है, आपको ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं हम? नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो इसमें नवजात ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो अब अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन आपको, कि मार्स गैस में मुख्यतः होती है। तो मार्स गैस आपको मीथेन में होती है, और थोड़ी बहुत इकाई उसमें क्या होती है? CO2 की होती है। बहुत थोड़ी सी इकाई आपको मात्रा आपको CO2 का होता है। तो मेनली आपको किस में होता है? मीथेन में होता है। तो मार्स गैस मीथेन में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन है, जो आज का 13वां क्वेश्चन। तो अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो जो अल्कोहल होती है और अम्ल होती है, उसके बीच में कौन सी अभिक्रिया होती है? वो एस्टरीफिकेशन होती है, जो कि आपको अल्कोहल तथा अम्ल दोनों आपको क्षारीय अवस्था में रहते हैं, तो इनके बीच जो आपको अभिक्रिया होती है वो एस्टरीफिकेशन कहलाती है। तो ये आपको बात याद करने वाली है कि अल्कोहल और कोई भी अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी एसिड के बीच में जो जिसका आपको अल्कोहल प्रजाति का हो और अम्ल प्रजाति का हो, तो उसके बीच में जो अभिक्रिया कहलाती है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? एस्टरीफिकेशन होती है। किसका ये निर्माण करता है? एस्टर का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है आपको 14वां क्वेश्चन, सिरके में उपस्थित अम्ल हैं। तो इसमें आपको एसिटिक अम्ल होती हैं, जो कि ऑप्शन ए है। जैसे कि आपको सिरके में आपको 8 से 10% CH3COOH जल में मालूम होती हैं। तो आपको एसिटिक एसिड सिरके में पाए जाते हैं। तो इसका फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं, CH3COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपको। तो अगले वीडियो में हम आपको बचे हुए 15 क्वेश्चन लाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अगले वीडियो का वेट करिएगा, क्योंकि आपको जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं तो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का आपकी ABCD जो है आपको दिए गए हैं, जिसका pH है, आपको pH है आप A का, B का और C का दिया है। कितना pH दिया है आपको? 11 दिया है A का pH, 9.5 दिया है B का, और 3.5 C का दिया है आपको, और 6.5 D का दिया है, D का, C का। तो पूछ रहा है कि इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा है? विच इज द मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन, जो कि आपको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो हमको मालूम है कि जिसका pH जितना ज़्यादा होता है वो उतना क्षारीय होता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें pH किसका है? ए ऑप्शन का है। तो क्या हो गया? सबसे ज़्यादा क्षारीय विलयन कहलाएगा। तो आपको इस बात को, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, हमसे आपसे यही उम्मीद है। तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में आपको कब क्या रेगुलर अपडेट के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब चैनल, हिट द बेल आइकन आल्सो।